So now in this video we are going to do all the circulars which are associated with this chapter. ओके जितने भी सर्कुलर्स है सप्लाई चैप्टर के साथ वो सारे के सारे सर्कुलर्स अभी हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहला सर्कुलर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. ओके सिक्योरिटीज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. देखो जो सब्सिडरी कंपनी है ना उसमें होल्डिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर की है वो क्या करती थी, शेयर्स होल्ड करती थी. तो इंडियन गवर्नमेंट बोलते कि ये शेयर्स होल्ड कर रही है मतलब कि इंडियन एंटिटी ने कुछ तो सर्विस लिया रहेगा तब जाके उन लोगों को क्या मिला है. ओके होल्डिंग दैट इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिला. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाला और कह दिया कि अगर खाली शेयर्स है, अगर खाली शेयर्स को इन्होंने होल्ड किया तो ऐसा नहीं मानेंगे कि कुछ सर्विस लिया रहेगा तभी होल्ड किया. ओके बिकॉज होल्डिंग ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट सिक्योरिटी. तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा. तो ये वाला एक सर्कुलर है. उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर इज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1. ओके इसके अंदर दो सर्कुलर्स है और ये दोनों का इम्प्लीकेशंस एग्जैक्टली सेम ही है. फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है रिपेयरिंग ऑफ इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी. ओके मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच गुजरात में है. मैंने महाराष्ट्र से एक ट्रक भेजा. ओके उस ट्रक के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स थे, बहुत सारे टूल्स थे. ओके तो अभी महाराष्ट्र से गुजरात दैट इज मेरा जो दूसरा एंटिटी है वो गुजरात में. सो महाराष्ट्र से गुजरात क्या क्या जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ट्रक के अंदर मशीन जा रही है, ट्रक के अंदर टूल्स स्पेयर पार्ट्स सब कुछ जा रहा है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला कि अगर आप लोग आपके ही डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ भी भेजते हो वो तो सप्लाई माना जाता है. क्योंकि मतलब कि यहाँ पर ट्रक को भी हम सप्लाई मान लेंगे फिर तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और कह दिया कि अगर आप लोग कोई भी मोड ऑफ कन्वेयंस भेज रहे हो तो उस मोड ऑफ कन्वेयंस के वैल्यू को हम सप्लाई नहीं मानेंगे. मतलब मान के चलो ट्रक जा रहा है 25 लाख का, उसके अंदर मशीन जा रहा है 10 लाख का, उसके अंदर टूल्स और स्पेयर्स जा रहा है 5 लाख. तो यहाँ पर जो जो चीजें जाने के बाद वापस से आने वाली है. ओके जैसे ट्रक गया ट्रक तो वापस आने वाला है, मशीन गया मशीन भी वापस आएगा, टूल्स जा रहे वापस आएंगे. हाँ स्पेयर पार्ट्स हो सकता है कि कुछ वहां पर फिट हो जाए और बैलेंस स्पेयर पार्ट्स वापस आ जाए. तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स वहां पर फिट हुए दैट स्पेयर पार्ट्स का वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस प्लस जितना भी महाराष्ट्र एंटिटी ओके वो मशीनरी को दैट इज ट्रक को यूज करने का चार्जेस ले रहा है दैट चार्जेस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इन शॉर्ट जो जो चीजें गई है वही चीजें अगर वापस आने वाली है तो उसको सप्लाई नहीं बोले. क्लियर है पॉइंट? ओके तो ये अपना सर्कुलर हो गया. अच्छा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर समझो मैंने ट्रक बनाया अच्छे से, ओके उसके अंदर मशीन्स डाले, स्पेयर पार्ट्स डाले, टूल्स डाले, सब कुछ डाला और मैंने गुजरात एंटिटी को बोला कि ये ट्रक आपके पास ही रख लो, वापस मत भेजना क्योंकि यू यूज इट फॉर योर क्लाइंट्स. ओके आप इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर करो इस ट्रक में से जो भी चीज़ें यूज़ करना है वो यूज़ करके. तो यहाँ पर ट्रक के वैल्यू को सप्लाई माना जाएगा बिकॉज हम लोगों ने उसको भेज दिया है. ओके वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट रिटर्न ना, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. अगर रिटर्न आने वाला होता तो ट्रक के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानते. ओके इसके अंदर और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सुना. समझो मेरा बिजनेस है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, महाराष्ट्र में भी ब्रांच है, गुजरात में भी ब्रांच है. अब पैसेंजर्स महाराष्ट्र से चढ़ते हैं बस में और बस अलॉन्ग विद पैसेंजर गोज टू गुजरात. तो यहाँ पर बस के वैल्यू को सप्लाई नहीं माना जाएगा, जस्ट पैसेंजर से जो टिकट का फेयर कलेक्ट किया उसी को सप्लाई मानेंगे. समझ में आया? लॉजिकल है क्योंकि यहाँ पर जीएसटी भरेंगे, वो आईटीसी लेगा. अगर बस का किया तो फिर वो जीएसटी भरेगा, हम आईटीसी लेंगे, तो डबल डबल क्यों करना. तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोल दिया बस के वैल्यू को आप लोग क्या करो, एक्सक्लूड कर दो, सप्लाई मानो ही मत उसको. समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर, एजेंट वाला तो हमने कर दिया, इनवॉइस वाला. ओके यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट सर्कुलर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स. मान के चलो कि मैं ऑथर हूँ, मेरे पास मेरे कंटेंट का कॉपीराइट है, मैंने वो कॉपीराइट दे दिया पब्लिशर को. ओके नाउ पब्लिशर विल गेट दैट कंटेंट प्रिंटेड. अब जो प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या कर रहा है, खुद का पेपर यूज करता है
और पेपर खुद का यूज करके कंटेंट जो पब्लिशर ने उसको दिया उसको छाप के देता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स की सर्विस। आंसर इज सर्विस बिकॉज कंटेंट इज कॉपीराइटेड एंड ओन्ड बाय पब्लिशर। समझ में आ रहा है क्या बात? तो कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है, इट मीन्स इनटेंजिबल चीज के ऊपर ज्यादा फोकस है। समझ में आ रहा है क्या बात? तो यहाँ पर कंटेंट के ऊपर फोकस है, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज सर्विस। ओके, लेकिन अगर समझो कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं होता, पेपर के ऊपर फोकस होता। जैसे मान के चलो कि मैंने सामने वाले को बोला कि भाई विजिटिंग कार्ड छाप के दो। अभी यहाँ पर विजिटिंग कार्ड में जो फोकस है वो उसके ऊपर लिखी हुई चीजों पर नहीं है। किसके ऊपर फोकस है? वो कार्ड कैसा दिख रहा है, टैंजिबल पेपर के ऊपर फोकस है। देयरफॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंटिंग ऑफ विजिटिंग कार्ड वुड बी कॉल्ड एज गुड्स, बट प्रिंटिंग ऑफ बुक्स विल बी कॉल्ड एज सर्विस। उसके बाद पागड़ी सिस्टम का हम लोग बात करेंगे, टेनेंसी राइट्स का। ओके, अंडर पागड़ी सिस्टम इसमें क्या होता है, हम लोग को टेनेंसी राइट्स खरीदना पड़ता है। टेनेंसी राइट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ओके, तो लोगों ने गवर्नमेंट से पूछा कि सर अगर टेनेंसी राइट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है तो फिर जीएसटी क्यों लगा रहे हो? तो गवर्नमेंट ने उनको सिंपल सा आंसर दिया कि स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट द बेसिस ऑफ लीविंग जीएसटी। क्या टेनेंसी राइट्स के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा है? क्या नहीं लिखा है। तो ये सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो टैक्स आएगा कि नहीं वो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सप्लाई तो माना जाएगा। तो इवन इफ स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, ओके, इवन इफ स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन आगे क्या बोलती है गवर्नमेंट देखो, अगर मान के चलो, यहाँ पर देखो, अगर मान के चलो एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है और यहाँ पर दूसरा टेनेंट। तो लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट वन को टेनेंसी राइट्स बेचा, ओके, एंड इट इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, देन इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। इफ इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, देन इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर? अभी टेनेंट वन क्या करता है, इसको आगे बेच सकता है वो। ओके, समझो 5-10 साल रहेगा फिर आगे बेचेगा। तो यहाँ पर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेचे तो भी जीएसटी आएगा, कमर्शियल पर्पस के लिए बेचे तो भी जीएसटी आएगा। या तो अगर ये लैंडलॉर्ड, सॉरी ये टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड को सरेंडर भी कर दे तो भी जीएसटी आएगा। समझ में आ पॉइंट? सो टेनेंसी राइट्स सोल्ड बाय टेनेंट, ओके, उस टेनेंसी प्रीमियम के ऊपर दोनों केस में जीएसटी आएगा, रेसिडेंशियल कमर्शियल या तो फिर सरेंडरिंग। लेकिन लैंडलॉर्ड अगर बेच रहा है तो रेसिडेंशियल पर्पस रहेगा तो नहीं आएगा, कमर्शियल रहेगा तो आएगा। ओके, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टेनेंसी राइट्स का सर्कुलर। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या रहता है देखो, अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट मतलब आरबीआई क्या करता है, साल के बिगिनिंग में बहुत सारी बैंक्स को, मतलब सारे बैंकिंग कंपनीज को, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ओके, सारी बैंकिंग कंपनीज को समझो बोल के रखता है कि ये सेक्टर को आपको इतना इतना परसेंटेज लोन देना है ये साल। अगर लोन दिया तो ठीक है, लोन नहीं दे पाए तो पेनल्टी भरना पड़े। ओके, तो कुछ कुछ बैंक्स होती है जो ये टारगेट को अच्छे से अचीव करती है, कुछ कुछ बैंक्स होंगी जो ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगी। लेकिन टारगेट अचीव तो सबको करना है। तो जिन बैंकों ने टारगेट से ज्यादा लोन दिया है, ओके, आरबीआई क्या करता है, उन बैंक्स को एक रिवॉर्ड देता है एंड दैट रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। पॉइंट समझ में? अब जिन बैंकों के पास ये सर्टिफिकेट आ गया, रिवॉर्ड आ गया, दीज बैंक्स विल सेल दिस सर्टिफिकेट टू दोज बैंक्स जिन लोग अपना टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। समझो कि एचडीएफसी बैंक का 10 करोड़ का टारगेट बाकी है। ओके, तो अभी समझो एक बैंक है, एक्स बैंक, इसके पास 10 करोड़ रुपए का पीएसएलसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये 10 करोड़ का जो पीएसएलसी है, वो ये बैंक जो है ना, एक्स बैंक, वो एचडीएफसी को बेच सकता है 1 करोड़ में। मतलब कि एचडीएफसी बैंक अगर 1 करोड़ रुपया देगा ना उस बैंक को, तो माना जाएगा कि ये कंप्लायंस हो गया, 10 करोड़ का लोन दे दिया एचडीएफसी बैंक ने, ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स बैंक हैज सोल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट टू एचडीएफसी बैंक, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहाँ पर आरसीएम लगता है, एक पॉइंट अभी याद दिला देता हूँ। ओके, आरसीएम में कौन भरता है? जो बैंक खरीद रहा है। बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इसमें सप्लायर वाला बैंक एंड रिसिपेंट बैंक, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। क्लियर है क्या? उसके बाद रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या? हम लोग का टायर बहुत जूना पुराना हो गया, उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ाते हैं ताकि ना ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लगता है। तो वो लेयर को लगवाने का जो प्रोसेस होता है,
उसको कहा जाता है रीट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस। लेकिन अगर हम लोगों ने रीट्रेडेड टायर ही खरीद लिया तो इट विल बी कॉल्ड एज गुड्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, इट इज आर्ट वर्क गैलरीज। अगर मान के चलो कि मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मैंने गैलरी को पेंटिंग भेजा। अब गैलरी क्या करेगा, ये पेंटिंग को डिस्प्ले करेगा। तो जो पेंटिंग मैंने गैलरी को भेजा, इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि मैंने गैलरी को बेच नहीं दिया। तो ये सप्लाई कब माना जाएगा, वेन एवर बायर सिलेक्ट द पेंटिंग। मतलब कि वो गैलरी में बायर आएगा, देखेगा पेंटिंग पसंद आया, तो जो पेंटिंग उसने पसंद किया उस टाइम पर सप्लाई माना जाएगा। ओके, आर्टिस्ट ने उस बायर को बेचा, वो माना जाएगा सप्लाई। तो गैलरी का जो एग्जीबिशन चार्जेस रहेगा, उसके ऊपर गैलरी जीएसटी भरेगा। ओके, आर्टिस्ट से लेके। उसके बाद जॉइंट वेंचर का एक पॉइंट सर्कुलर है। मान के चलो कि दो को वेंचरर्स है, उन दोनों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया एज अ कैपिटल, पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसको हम लोग बोलते हैं कैश कॉल्स मेड इन जॉइंट वेंचर। तो जो कैश कॉल्स रहता है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आया। लेकिन अगर मान के चलो कि मैंने कैश नहीं दिया जॉइंट वेंचर को, मैंने मशीनरी दिया जॉइंट वेंचर को यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने मशीन जॉइंट वेंचर को यूज करने को दिया है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, क्योंकि मैं उसको यूज करने दे रहा हूँ, तो इट इज एज गुड एज रेंटल सर्विस। उसके बाद माउंटिंग ऑफ बस बॉडीज। मतलब कि मान के चलो मैंने बस का बॉडी खरीदा एक्स से। ओके, मैंने चेजी खरीदा वाई से। बॉडी मतलब जो बस का ऊपर का पार्ट रहता है, चेजी मतलब जो इंजन के उधर रहता है ना, लोअर पार्ट। एक्स से बॉडी खरीदा, वाई से चेजी खरीदा। जेड के पास जाके मैं इन दोनों को माउंट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो जेड इज प्रोवाइडिंग मी सर्विस। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर ये मैं जोड़ने का सर्विस एक्स से ही लेता हूँ, जिसने मेरे को बस बॉडी बेचा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि बस बॉडी इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर है क्या पॉइंट। उसके बाद सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब मैं कार को रिपेयरिंग के लिए दिया, तो भी रिपेयरिंग के काम काज में गुड्स तो लगने वाले हैं, और वो रिपेयरिंग वाला बंदा जो है गैरेज, वो क्या करेगा, वो गुड्स को लगा के देगा। तो गवर्नमेंट उस गैरेज को दो ऑप्शन देता है बिलिंग करने के। पहला ऑप्शन, गुड्स का वैल्यू प्लस सर्विस का वैल्यू, दोनों का टोटल मारो और एक ही लमसम अमाउंट डाल दो बिल पे, सर्विस चार्जेस। तो उस सर्विस चार्ज के ऊपर लमसम चार्ज किया आप लोगों ने, दैट इज 18% जीएसटी आएगा। पॉइंट समझ में आया क्या, सर्विस का रेट आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गैरेज को, जितना गुड्स का पैसा आप लोग बायर से लेते हो, वो गुड्स का नाम लिखो। समझो क्लच ठीक किया क्लच, ब्रेक ठीक किया ब्रेक, और फिर सर्विस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट आएगा और सर्विस के ऊपर क्या रेट आ जाएगा, 18%। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद गेस्ट एंकर सर्विस। मतलब कि न्यूज़ चैनल में वगैरह में जो स्पेसिफिक शो होता है जहाँ पर एंकर्स को बुलाया जाता है, तो उन लोगों को जो न्यूज़ चैनल पैसा देता है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। एंड गेस्ट एंकर विल बी लायबल टू पे जीएसटी इफ देयर टर्नओवर इज मोर देन थ्रेशोल्ड। उसके बाद सप्लाई ऑफ फूड इन सिनेमा हॉल। अगर हम लोगों ने मूवी का टिकट निकाला, तो मूवी के टिकट में अगर खाना पीना इंक्लूड है, तो जो टिकट का प्राइस है, दैट इज इंक्लूडिंग फूड वाला प्राइस, उसके ऊपर सिनेमा का रेट लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई बन गया। लेकिन अगर मान के चलो हम लोग का टिकट में खाना पीना नहीं है, तो सिनेमा के ऊपर सिनेमा का रेट लगेगा। ओके, और खाना पीना हम लोग उस थिएटर में जाके अलग से परचेस करेंगे, तो फिर अलग से रेट लगेगा। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डेरिवेटिव्स इज अ सिक्योरिटी, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को क्या सच में फिजिकली डिलीवरी मिलने वाला है कि नहीं। मान के चलो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 100 kg राइस का। ठीक है, मुझे लग रहा था कि आज का प्राइस 60 है, फ्यूचर में 65 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड रेट मैंने बुक कर दिया 60 रुपीज। मतलब कि 6 महीने के बाद प्राइस अगर 50 भी रहेगा, तो भी आई हैव टू परचेज एट 60। प्राइस अगर 65 रहेगा, तो भी आई हैव टू परचेज एट 60। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉरवर्ड रेट को बुक किया। अब मान के चलो कि प्राइस 65 हो गया, तो भी मुझे कितने में खरीदने मिलेगा राइस, 60 में खरीदने मिलेगा।
तो अगर मैं सच में राइस खरीदता हूँ तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। देखो, राइस के ऊपर मत जाओ, एक प्रोडक्ट समझ के चलो उसको। ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर मान के चलो कि प्राइस 65 हो गया, पर मेरे को 60 में खरीदने का राइट है, तो मैंने सामने वाले को बोला कि भाई मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे 5 रुपए दे दे, बात खत्म। ओके भाई, मेरा प्रॉफिट हुआ ना 5 रुपए का, भाई तुम मेरे को 5 रुपए दे दो, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर नेट सेटलमेंट कैसा हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है। तो यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड डेट। ओके, मतलब कि अगर समझो किसी बैंक ने किसी दूसरे बैंक का डेट को एक्वायर किया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स हो गया, स्वैप्स हो गया। ओके, ये सब भी डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन में है, एंड दैट इज सिक्योरिटी का डेफिनेशन, डज नॉट लायबल टू जीएसटी। उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसॉप। समझो कि गूगल करके एक एंटिटी है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है। गूगल इंडिया का एम्प्लॉय के यहाँ पर 10 साल से काम कर, तो गूगल इंडिया ने सोचा कि इस बंदे को हम लोग क्या देते हैं, ईसॉप देते हैं, मतलब गूगल का शेयर हम लोग सस्ते में देते हैं। बट गूगल इंडिया देखता है कि यार अपना एंटिटी तो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। तो गूगल इंडिया क्या करता है, गूगल यूएस को रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस बंदे को शेयर्स सस्ते में दो। तो गूगल यूएस बोलता है कि भाई मैं क्यों सस्ते में दूं, ये तो तुम्हारा एम्प्लॉय, तुम दो इसको सस्ते में। तो गूगल यूएस क्या करता है, इसको शेयर्स देता है सस्ते में। ओके, गूगल यूएस गिव्स शेयर्स एट अ रीजनेबल प्राइस, कंसेशनल प्राइस टू गूगल इंडियाज एम्प्लॉय, बट गूगल यूएस will recover the price from Google India. So Google India is paying to Google US. Getting the point? तो अगर इंडियन एंटिटी बाहर पे करता है तो नॉर्मली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज ईसॉप इज सिक्योरिटी, शेयर है। ओके, तो यहाँ पर गूगल इंडिया अगर गूगल यूएस को शेयर्स के लिए पेमेंट करता है फॉर हिज एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर जीएसटी गूगल इंडिया को आरसीएम में पे नहीं करना। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर गूगल यूएस शेयर्स का पेमेंट के साथ साथ ओके कुछ एडिशनल चार्जेस भी ले रहा है, क्या ले रहा है? एडिशनल चार्ज, जैसे वहां पर डॉक्यूमेंट करवाने का चार्ज लग गया वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर शेयर्स के प्राइस पे तो नो जीएसटी। लेकिन जो एडिशनल प्राइस ले रहा है ना गूगल यूएस, उसके ऊपर आरसीएम में गूगल इंडिया को जीएसटी भरना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग फीस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। के मान के चलो फॉरेन एंटिटी ने इंडियन एंटिटी को लोन दिया, पर कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं किया। ओके, अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज करता तो इंडियन एंटिटी को पे करना पड़ता। ओके, अगर इंडियन एंटिटी पे करता तो इट वुड बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन इस बार उसने कुछ भी चार्ज नहीं किया। नो क्वेश्चन अराइजेस, फॉरेन एंटिटी चार्ज क्यों नहीं कर रहा है? चार्ज क्यों नहीं कर रहा है? दो रीजन हो सकता है। एक तो रिलेटेड पार्टी इसलिए चार्ज नहीं कर रहा है, दूसरा इसने प्रोसेसिंग फी मिले ऐसा कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं किया। अगर हम लोग इंडिया में लोन लेते ना, तो हम लोगों को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दुनिया भर का चीजें सबमिट करना पड़ता। ओके, क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए। लेकिन मेरा ही अगर एंटिटी मुझे लोन दे रहा है तो मुझे उसको क्रेडिबिलिटी प्रूव करना है क्या? नहीं। तो प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करने का रीजन इज नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। द रीजन ऑफ नॉट चार्जिंग प्रोसेसिंग फी इज देर इज नो सर्विस प्रोवाइडेड बाय लेंडर टू borrower. Therefore, even if it is for free of cost, it will be not taxed under एंट्री नंबर 4। मतलब कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान के इसके ऊपर जीएसटी नहीं भरेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रोसेसिंग फी वो चार्ज कर रहा होता तो जीएसटी भरना पड़ता। ओके, सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स ट्रांजेक्शन। अगर इंडिया वाला अपनी एंटिटी को लोन देता है बाहर, बट प्रोसेसिंग फी नहीं लेता, तो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि रिलेटेड पार्टी है क्या? नहीं। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसने कुछ प्रोसेसिंग के लायक सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, एंट्री नंबर 2 क्या बोलता था? सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। मतलब इवन इफ मैं सामने वाले को प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करूंगा तो भी इसको सप्लाई मानना पड़ता। लेकिन इस बार नहीं मानना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की। सबको समझ में आ रहा है?
उसके बाद कॉस्ट पेट्रोलियम के बारे में हम लोग एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। देखो, अगर समझो कि मैंने चैरिटेबल एंटिटी को डोनेट किया पैसा, वो चैरिटेबल एंटिटी मुझे थैंक्स बोलने के लिए मेरा फोटो लगा दी अपने इंस्टीट्यूशन में। ओके, खाली फोटो लगाती है, कुछ भी मेरा पब्लिसिटी नहीं कर रही। देन मनी रिसीव्ड बाय चैरिटेबल एंटिटी इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर मैंने उनको पैसा दिया, डोनेशन दिया, और मेरे फोटो के नीचे उन लोगों ने मेरा पब्लिसिटी किया, मेरे बिजनेसेस का पब्लिसिटी किया, मेरे क्लासेस का पब्लिसिटी किया, देन चैरिटेबल एंटिटी उसको जीएसटी भरना पड़ेगा ऑन दैट पर्टिकुलर डोनेशन रिसीव्ड अमाउंट। ओके, तो डोनेशन पे जीएसटी कब नहीं लगेगा? जब वो गिफ्ट के नेचर में होगा, जब वो किसको मिलेगा? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और पर्पज इज फिलान्थ्रोपिक, मतलब कि कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है जिसने डोनेशन दिया उसको। ओके, उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। नेक्स्ट सर्कुलर, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट। ओके, ये भी हम लोग कब पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लास्ट सर्कुलर ऑफ दिस चैप्टर, टैक्सेबिलिटी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, लिक्विड डैमेज मतलब क्या? मान के चलो कि मैंने किसी को बोला कि मैं ये काम आपको करके दूंगा विद इन दीज मेनी डेज, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपको पेनल्टी दूंगा। ओके, तो डिलेड कंप्लीशन का पेनल्टी, तो गवर्नमेंट से डिलेड कंप्लीशन के पेनल्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, इसको हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि वो पेनल्टी कमाने का इंटेंशन नहीं था। ओके, दूसरा, काम तो कंप्लीट हो चुका है। ओके, मतलब आपका इंटेंशन वाज नॉट टू अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेनल्टी अमाउंट, बट जस्ट टू एंश्योर टाइमली परफॉर्मेंस। तो अगर काम कंप्लीट हो चुका है फिर भी पेनल्टी लगा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर समझो रेलवे का टिकट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर समझो आपने टिकट को कैंसिल किया, तो टिकट का कैंसिलेशन चार्ज लगता है, वो कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर जीएसटी आएगा, बिकॉज काम कंप्लीट हुआ ही नहीं। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपका काम क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। सेकंड वाले एग्जाम्पल में काम हुआ है क्या? काम ही नहीं हुआ। देयरफॉर इट इज सप्लाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच का वो पेनल्टी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी जो रहता है उसके ऊपर जीएसटी आता है। ओके, उसके बाद चेक डिसऑनर चार्ज। समझो कि मैंने आपको चेक दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया और बाउंस हो गया, तो अब बैंक आपको क्या चार्ज करेगा? बैंक चार्जेस, चेक बाउंस का चार्ज। अभी आप मेरे को चेक बाउंस का चार्ज लगाओगे तो उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना, क्योंकि आपका इंटेंशन मुझसे चेक बाउंस का चार्ज कमाने का नहीं था। योर इंटेंशन वॉज गेटिंग द चेक क्लियर्ड। ओके, उसके बाद वायलेशन ऑफ लॉ। समझो हम लोग को हवलदार ने पकड़ा, पेनल्टी लिया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वॉज नॉट विलिंग टू अर्न फ्रॉम पेनल्टी, रेदर गवर्नमेंट वॉज विलिंग दैट आई शुड कंप्लाई विद ट्रैफिक पुलिस का जो भी रूल्स है ट्रैफिक पुलिस का, वो मैं कंप्लाई करूँ, ये गवर्नमेंट चाहता था। तो गवर्नमेंट वॉज नॉट एक्सप्रेसली विलिंग टू अर्न दिस पेनल्टी, देयरफॉर नो जीएसटी। ओके, उसके बाद नोटिस पे रिकवरी। अगर मान के चलो कोई एम्प्लॉई है, ओके, वो बिना नोटिस पीरियड के छोड़ के चले जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है ना वो क्या करता है? नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने का पेनल्टी लेता है। तो उस नोटिस पीरियड को सर्व नहीं करने के पेनल्टी के ऊपर जीएसटी नहीं आया। ओके, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एम्प्लॉयर नहीं चाहता था कि वो बिना बताए जाए। ओके, तो यहाँ पर बिना बताए जाना, ओके, वो एम्प्लॉयर का विलिंगनेस नहीं था, देयरफॉर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस, ये हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया। उसके बाद फिक्स चार्जेस ऑफ पावर। ओके, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को लगता है उसमें फिक्स चार्जेस ऑफ पावर रहता है। ओके, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? उसके बाद पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके ऊपर जीएसटी आएगा, ये हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया। ओके, जो यहाँ पर मैंने बताया ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सबको क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग के सारे सर्कुलर्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के।